2017 में भारत ने अपने स्वास्थ्य नीति में व्यापक परिवर्तन किया, जिसके फलस्वरूप देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे इसी भागीरथ प्रयास का जिम्मा उठाने वाले जननायक और ग्रीन एमपी के नाम से भी जाने जाने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी से। धन्यवाद। स्वास्थ्य सेवाओं और नीतियों में क्या परिवर्तन किया गया है, जिसके कारण आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंत्योदय की संकल्पना सार्थक होती नजर आ रही है? ऐसा आपने प्रश्न पूछा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में नीतियों में क्या बदल हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी 7 साल पहले जब प्रधानमंत्री के रूप में ओथ लिया था, तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति समर्पित रहेगी। और ये बात को चरितार्थ करने के लिए मोदी जी ने हेल्थ सेक्टर को प्राथमिकता दी। तो हेल्थ सेक्टर कैसा होना चाहिए? क्या देश के दूर सुदूर लोगों को अच्छी हेल्थ सुविधा मिल रही है? सभी लोगों को मिल रही है? क्या हेल्थ सुविधा अफोर्डेबल है? क्या हेल्थ सुविधा एक्सेसिबल है? तो उसके सामने प्रश्नार्थ चिन्ह था। और उसका उकेल के लिए प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ही ये निर्णय किया। और मोदी जी की एक विशेषता रही है, उन्होंने कई चीज़ों को कभी टोकन में नहीं देखा है, वो हमेशा टोटल में देखते हैं। कोई भी सोच करते हैं, सोच रखते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव सोच रखते हैं। उसका लॉन्ग टर्म क्या नतीजा निकलेगा। आज हम ये डिसीज़न कर रहे हैं तो ये डिसीज़न का इम्प्लीमेंटेशन सही मायने में होगा, नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, हमें हेल्थ को एक्सेस करना है, सभी तक हेल्थ केयर को पहुंचाना है, तो 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक, हमारे पास डॉक्टर चाहिए, तो डॉक्टर की तो कमी है, हम सब लोग जानते हैं। कहीं हम अस्पताल चालू कर दें और डॉक्टर ना मिले तो मोदी जी ने पहला काम किया मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने का। तो पहले मेडिकल कॉलेज में 2014 के पहले केवल 60,000 MBBS की सीट थी, आज वो 1 लाख के नज़दीक पहुंच गई। तो 7 साल में सीट हमने डबल कर दिया। वैसे ही पीजी सीट वो 34,000 थी, वो डबल से भी अधिक हो गई, 65,000 हो गई। तब जाके हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेगा, तब जाके हमें MBBS डॉक्टर मिलेगा। डॉक्टर मिल गया और डॉक्टर मिलने के बाद हम अस्पताल में उसको लगाए तो अस्पताल अच्छी होनी चाहिए और उसका व्याप होना चाहिए। तो मोदी जी ने तय किया कि हम देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएंगे। 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यानी कि 6 से 10,000 के पॉपुलेशन के बीच में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। वहाँ हर तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। नेशनल हेल्थ मिशन का व्याप बढ़ा के टर्शरी केयर में भी सुविधा देना शुरू किया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का स्ट्रेंथनिंग के लिए फंड दिया और 4 लाख से अधिक एम्प्लॉइज आज भारत सरकार के नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सभी स्टेट में, और डॉक्टर हो, नर्सिस हो, पैरामेडिक स्टाफ हो, सब लोगों को लगाया। तब जाके जो आपने कहा ना कि अंत्योदय की योजना, अंत्योदय की भावना कैसे पूर्त होती है। अंत्योदय मतलब लास्ट माइल पर खड़े हुए व्यक्ति, गरीब से गरीब, शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, वहाँ तक हेल्थ सुविधा मिलनी चाहिए। उसको ऐसा लगना चाहिए कि सरकार मेरी भी है और सरकार मेरे लिए ही कुछ कर रही है। इसलिए हेल्थ को एक्सेसिबल करने के लिए मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया, इसलिए आज हेल्थ एक्सेस हो चुकी है। दूसरा किया, एफोर्डेबल होनी चाहिए, हेल्थ केयर एफोर्डेबल होनी चाहिए। तो एफोर्डेबल करने के लिए क्या करना चाहिए? बीमारी तो कभी किसी को पूछ के नहीं आती है, वो गरीब के यहाँ भी आती है, अमीर के यहाँ भी आती है। कोई गरीब के यहाँ आ जाती है तो उसके जेब में पैसा नहीं होता है, और कई बार पैसा नहीं होने से वो इलाज नहीं करवा सकते हैं। और इसलिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया। आयुष्मान भारत योजना क्या है?
आपने देखा होगा आज से 6-7 साल पहले अमेरिका में ओबामा ने 10 लाख अमेरिकन लोगों के लिए हेल्थ सिक्योरिटी स्कीम निकाली थी और दुनिया में ओबामा केयर योजना के रूप में सारा विश्व में वो पॉपुलर हुई। वो 10 लाख लोगों के लिए थी। मोदी जी ने 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख तक की हेल्थ सिक्योरिटी एक फैमिली को दी। उससे आज फ़ायदा ये हुआ 3 करोड़ से अधिक लोगों ने इस स्कीम का लाभ लिया, ये योजना का लाभ लिया। उसमें एक परिवार में एक व्यक्ति बीमार हुआ, वो कार्ड लेके गया, 10,000 का खर्च हुआ, सरकार ने दे दिया। दूसरा परिवार के दूसरे सदस्य को बीमारी लगी, 1 साल में उसको कोई ऑपरेशन आ गया, 1.5 लाख का खर्च हुआ, भारत सरकार ने दे दिया। 1 साल में उसके परिवार में 5 लाख रुपया तक का कोई भी खर्च हो हेल्थ के लिए, ये भारत सरकार करेगी आयुष्मान भारत योजना के तहत। इतना ही नहीं, पहले तो ऐसा था कि सरकारी सहाय वाली कोई योजना हो तो सरकारी अस्पताल में ही जाना, ऐसा नहीं। एक अस्पताल जिसमें कोई अमीर लोगों की ट्रीटमेंट होती हो, पैसेदार व्यक्ति की ट्रीटमेंट होती हो, यही अस्पताल में दूसरे कमरे में गरीब परिवार के सदस्य की भी ट्रीटमेंट होती है। उसके यहाँ अपने जेब से पैसा जाता है और गरीब परिवार के लिए मोदी जी की तिजोरी से पैसा जाता है। इसलिए आयुष्मान भारत योजना का व्याप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लोग उसका लाभ ले रहा है। वैसा ही कई ऐसा मेडिकल डिवाइस था, फॉर एग्जांपल आप कैंसर किसी को हुआ और कैंसर की सारवार के लिए मेडिसिन लॉन्ग टर्म के लिए लेनी पड़ती है और महंगी होती है, तो मोदी जी ने फैसला किया कि उसका ट्रेड मार्जिन फिक्स हो। मैन्युफैक्चरिंग और फर्स्ट सेल कॉस्ट और रिटेल कॉस्ट, 10 रुपीज़ की दवा मेडिसिन का कोई 100 रुपीज़ नहीं लेंगे, 10 रुपीज़ की मेडिसिन का 16 रुपीज़ मैक्सिमम ले सकते हैं, ऐसा ट्रेड मार्जिन फिक्स किया। उससे हेल्थ अफोर्डेबल रही। नी इम्प्लांट्स प्राइस कैप कर दिया, स्टेंट प्राइस कैप कर दिया। लोगों का माइंडसेट होता है, हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें जो महंगा है वो अच्छा है, ऐसी एक छवि होती है कि भाई कोई कहेंगे कि ये 100 XYZ कंट्री का बना हुआ है, अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, जर्मनी का है, फ्रांस का है और अच्छा स्टेंट है, नया आया है, उसकी प्राइस 1.5 लाख है। तो कितना भी गरीब व्यक्ति हो और उसकी ट्रीटमेंट के लिए आए हो, उसका स्वजन ऐसा ही बोलेगा, डॉक्टर साहब अच्छा है वो लगाओ और 1.5 लाख वाला ही लगाओ। हमने तय किया कि 1.5 लाख की एक्चुअल प्राइस क्या है, हमने एसेस किया, सभी प्रॉफिट इंक्लूड करके हमने 30,000 उसकी प्राइस कैप कर दिया। आज कोई भी अस्पताल में जाओ, वहाँ बोर्ड लगा हुआ होता है कि स्टेंट की प्राइस 30,000 फिक्स की गई है, उससे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता। वैसे ही बैरियर मेटल स्टेंट का प्राइस 7,000 फिक्स कर दिया। तो हेल्थ केयर एफोर्डेबल हो गई। हेल्थ केयर को एक्सेसिबल और एफोर्डेबल करने की हमारी जो प्राथमिकता थी, मोदी जी की जो प्राथमिकता थी, आज उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो रहा है। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक समृद्ध समाज और देश बनाने के लिए बेहतर स्वास्थ्य एक बुनियादी आवश्यकता होती है। भारत जैसे विशाल, विविध और बहुसंख्यक देश, जहां पर अधिकांशतः लोग आर्थिक विषमता के कारण स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दे पाते, जैसी स्थिति में सरकार कैसे लोगों तक पहुंच रही है? ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चंस है कि हेल्थ को प्राथमिकता देनी चाहिए और देनी चाहिए, क्योंकि देश का नागरिक स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। ये प्राथमिकता है। इसलिए बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, तब से हमने उसका ख्याल रखने के लिए सुनिश्चित किया है। उसकी माता गर्भवती हो, उसको न्यूट्रिएंट फूड मिले, उसके लिए भारत सरकार की ओर से मदद की जाती है, उसको सहायता दी जाती है। देश में एक हिंदुस्तान ऐसी कंट्री है जिसमें 4th लेयर हेल्थ केयर सिस्टम बनी हुई है। आज तक इंडिया में भी और दुनिया में भी एक प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्सरी हेल्थ केयर, यानी कि प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सामूहिक आरोग्य केंद्र और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल,
यही लेयर था और है, लेकिन इंडिया में एक चौथा लेयर है जो दुनिया में कहा भी नहीं है। वो हर घर जाके हर परिवार की हेल्थ के संदर्भ में देख रेख रखते हैं। ये है हमारी आशा बहन। आशा बहन 1000 पॉपुलेशन यानी कि 200 फैमिली के पर एक आशा बहन होती है, हर घर की विजिट करती है। आज मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की मुलाकात पर गया था तो एक आशा बहन खड़ी होके अपना एक्सपीरियंस कहती थी। वो बता रही थी कि लोग और फैमिली में हमें आशा सहेली के रूप में लोग जानते हैं, क्योंकि वो सभी घर को जानती है। घर में किसी कोई बीमार तो नहीं है, कोई महिला प्रेग्नेंट होनी है तो भी उसको ख्याल होता है, प्रेग्नेंट हुई है उसको भी ख्याल होता है, प्रेग्नेंट होने के बाद ये महिला को क्या क्या केयर लेना है, उसको 3 बार मेडिकल चेकअप कराना है, वो आशा बहन लेके जाती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक। उसको टीका लगाने की आवश्यकता होती है, उसको टीका लगवाते हैं। उसको न्यूट्रिएंट फूड की आवश्यकता होती है तो न्यूट्रिएंट फूड दिलवाते हैं। और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के समय उसको डिलीवरी का पेन हो, उस वक्त वो सरकारी एम्बुलेंस को बुला के सरकारी खर्च से उसको अस्पताल पहुंचाया जाता है। वहाँ डिलीवरी के दरमियान उसको 1 सप्ताह रहना पड़े तो उसको भी कंपनसेशन दिया जाता है और उसके साथ कोई सहायक रहे, उसके पति रहे, पत्नी है हॉस्पिटल में तो उसको भी मदद दी जाती है। तो ये सारी हेल्थ केयर व्यवस्था इस तरह से हुई है, इससे हेल्थ में देश के बच्चे जन्म से लेके और जब बच्चा बड़ा होता है मिशन इंद्रधनुष के तहत उसको 7 टाइप की वैक्सीन दी जाती है, जैसे वो हेल्दी रहे, कोई डिसीज़ का भोग न बने और बाल्यावस्था में उसका मृत्यु न हो जाए। ये सारी व्यवस्था हेल्थ सेक्टर में हमने करके रखी है। उसका फ़ायदा आज ये हो रहा है, देश में नागरिकों का एवरेज आयुष्य बढ़ रहा है और बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं। न्यूट्रिएंट उसको पर्याप्त मात्रा में मिले, इस दिशा में सुनिश्चित करने की कोशिश होती है। उससे बीमारी का प्रमाण भी कम हो, ऐसा प्रयास हम लगातार करते रहते हैं। सर, 2018 में पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना हुई और मात्र 4 वर्ष के अंतराल में इनकी संख्या 1,17,000 से भी अधिक हो गई है, जो कि इस वर्ष के अंत तक 1.5 लाख तक प्रस्तावित है। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पहले के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स से कैसे भिन्न हैं और भविष्य में क्या इनमें आकस्मिक चिकित्सा भी उपलब्ध कराई जाएगी? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर से थोड़ा सा भिन्न इसलिए है, उसमें एक मिनिमम सुविधा क्या होनी चाहिए सुनिश्चित किया है। उसमें 3 प्रकार की सुविधा हो, उसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में वेलनेस की भी सुविधा हो, 13 टाइप की स्क्रीनिंग वहाँ ही हो जाए। कोई गांव से पेशेंट आया या तो उन्होंने मुलाकात ली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तो उसको डायबिटिक है कि नहीं स्क्रीनिंग किया जाता है, बीपी है कि नहीं स्क्रीनिंग किया जाता है, और कोई डिसीज़ है तो उसकी प्राइमरी एग्जामिनेशन हो जाता है, उसको वैक्सीनेशन वहाँ से ही मिल जाए, ऐसी सुविधा होती है। उसको कोई प्राइमरी दृष्टि से ओरल कैंसर है कि नहीं उसका स्क्रीनिंग किया जाता है, सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं उसका स्क्रीनिंग किया जाता है, और ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं उसका स्क्रीनिंग किया जाता है। ये कुल मिला के 13 टाइप की फैसिलिटी सुविधा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उपलब्ध हो। दूसरा उसमें एक एडिशन ये है कि सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आज के दिन में 1 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन स्टार्ट हो चुका है। टेली कंसल्टेशन क्या है? कोई गांव से गरीब व्यक्ति हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक आया, एक दिन में कमाई करके एक दिन खाने वाले लोग हैं, उसके पास समय नहीं होता है क्योंकि रोज़गारी के लिए जाना होता है, और उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुँचे और वहाँ से डॉक्टर उसको कहे, वहाँ MBBS डॉक्टर हो या CHO हो, हेड नर्सिस हो, उसको कहे कि मेरी बहस का नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में चले जाओ, तो फिर एक दिन वो घर जाएंगे, घर से उसके स्वजन को साथ में लेके वो फिर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे जाएंगे, उसका समय भी 2 दिन बिगड़ेगा, खर्च भी होएगा, तो उसको बहुत दिक्कत होती है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हमने ये व्यवस्था सुनिश्चित की है
वहाँ टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था की है। टेली कंसल्टेशन में क्या होता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को हमने स्पोक के रूप में चुना है और मेडिकल कॉलेज को हमने हब के रूप में चुना है। तो मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, फैकल्टीज़ होते हैं, और यहाँ जब कोई गरीब पेशेंट आता है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उसका स्क्रीनिंग करके डॉक्टर को ऐसा लगे कि मुझे और विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है, तो पेशेंट उसके बगल में बैठे होते हैं और तुरंत ही हब के साथ जुड़ जाते हैं। तो हब में स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हुए होते हैं। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर, दोनों डॉक्टर बीच आपस में बात करेंगे कि पेशेंट को मैंने एग्जामिन किया, मुझे लगता है कि उसमें ये होने की संभावना है, तो हम क्या कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ऐसा लगे कि मुझे पेशेंट से भी बात करनी है, तो तुरंत ही पेशेंट से बात करेंगे और पेशेंट के साथ बात करके प्राइमरी ट्रीटमेंट जिन्होंने किया है, प्राइमरी एग्जामिन जिन्होंने किया, डॉक्टर के साथ बातचीत करके स्पेशलिस्ट सजेस्ट करेंगे कि आप उसको इस टाइप की मेडिसिन लिख दो और एक सप्ताह के बाद मुझे फिर से बता देना। तो उसको डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे जाने की आवश्यकता नहीं रही, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ही उसको ट्रीटमेंट मिल गई। तो इस दृष्टि से लोगों को सस्ती दवाएं, सस्ती ट्रीटमेंट अपने ही क्षेत्र में, अपने ही गांव में या तो गांव के नज़दीक ही मिल जाए तो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होता है। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक उद्देश्य है। आज मुझे खुशी है कि लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। देश में 1,17,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऑलरेडी फंक्शनल हो चुके हैं और आने वाले दिनों में यानी कि दिसंबर 2022 तक हम 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्टार्ट कर देंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्थापना के 4 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हाल ही में देश भर में 1 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सुविधा से जोड़ा गया है। इसी चौथी वर्षगांठ के उत्सव के क्रम में आज से लेकर आगामी हफ्ते भर से अधिक समय के दौरान देश के हर जिले में ब्लॉक लेवल पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। सर, इन मेलों की विशेषता और प्रयोजन हमारे श्रोताओं को बताएं। 16 तारीख से हमने हेल्थ एंड वेलनेस डे की एनिवर्सरी, 4th एनिवर्सरी के अवसर पर एक सारे देश में हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक सप्ताह मनाना शुरू किया। तो 16 तारीख को हमने ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन प्रारंभ कर दिया। 17 तारीख को हमने सारे देश के 1,17,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगाभ्यास शुरू किया। एक साथ में योगा का कार्यक्रम हुआ। मैं भी मेरठ के एक गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर गया था और वहां मैंने भी गांव की जनता के साथ योग किया। वो वेलनेस के लिए बहुत आवश्यक है। और 18 तारीख से देश के सभी ब्लॉक पर आरोग्य मेला लगे। आरोग्य मेला में हमने सुनिश्चित किया है कि प्राइमरी स्क्रीनिंग हो, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो, टीबी की भी स्क्रीनिंग हो, वहाँ बीपी की भी स्क्रीनिंग हो, वहाँ डायबिटिक की भी स्क्रीनिंग हो, वहाँ ओरल कैंसर की भी स्क्रीनिंग हो, वहाँ ब्रेस्ट कैंसर की भी स्क्रीनिंग हो, वहाँ सर्वाइकल कैंसर की भी स्क्रीनिंग हो, वहाँ आयुष्मान भारत कार्ड भी निकाला जाए। ये सारी व्यवस्था ब्लॉक के हेल्थ मेला में हो, इसलिए भारत सरकार की ओर से हमने आर्थिक सहयोग भी किया है और सभी ब्लॉक में हेल्थ मेला से आने वाले दिनों में अभी उसको वहाँ प्राथमिक ट्रीटमेंट मिलेगी, स्क्रीनिंग होगा। मोतियाबिंद का भी स्क्रीनिंग होने के लिए हमने वहाँ सुनिश्चित किया है। उसके आधार पर आने वाले दिनों में मोतियाबिंद का व्यापक ऑपरेशन करके देश को कैटरेक्ट्स जो पेंडिंग हुआ है पिछले 2 साल में कोविड क्राइसिस की वजह से कई ऑपरेशन नहीं हो पाए हैं, उसको भी हमने करना है। उसके लिए स्क्रीनिंग कर लेना है। आने वाले दिनों में मोदी जी ने कहा था कि 2025 तक हमें देश को टीबी मुक्त करना है। तो देश को टीबी मुक्त करने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चलानी है। उसके लिए भी उसका स्क्रीनिंग अभी हो जाए। आयुष्मान भारत एक महत्वपूर्ण योजना है, तो आयुष्मान भारत योजना के कार्ड भी निकल जाए। आभा अकाउंट नंबर मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये भी आने वाले दिनों में
देश के नागरिकों को बहुत फ़ायदा करना है। डिजिटल मिशन के अंतर्गत हमारा ये लक्ष्य है कि देश के दरेक नागरिक का एक अकाउंट हो, एक आईडी हो। ये आईडी का क्या फ़ायदा होगा? आज आप अपनी हेल्थ की हिस्ट्री एक फाइल में लेके घूमते हैं और आज आपको डायबिटिक पेशेंट आज फर्स्ट बार आया तो आप रखते हैं कि ये साल में आया था, एक कागज़ रखे। कई लोग नहीं भी रखते हैं, कई फाइल रखते हैं, कई नहीं भी रखते हैं। लेकिन हम हर नागरिक की हेल्थ हिस्ट्री को रखना चाहते हैं और वो स्वयं रखे। और इसलिए आयुष्मान भारत हेल्थ डिजिटल नंबर, ये नंबर से कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा, उसको हेल्थ अकाउंट नंबर देंगे, आईडी देंगे, वो अपने कंप्यूटर में ओपन करेंगे। ओपन करने से मेरी सारी हेल्थ हिस्ट्री वो देख पाएंगे, वो भी जब पेशेंट दिखाना चाहे तब। क्योंकि जब वो आईडी डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे तो ओटीपी आएगा। लेकिन ओटीपी किसके पास आएगा? ओटीपी पेशेंट के पास आएगा। पेशेंट जब ओटीपी उसको देंगे तभी आपका अकाउंट खोल पाएंगे और अकाउंट में आप जितनी हिस्ट्री रखना चाहते हो इतनी हिस्ट्री डॉक्टर तुरंत ही देख लेंगे। उससे डॉक्टर को डायग्नोसिस करने में बहुत सुविधा होगी, क्योंकि उसको पता चलेगा कि 10 साल पहले वो डायबिटिक पेशेंट है, उन्होंने ये ऑपरेशन कराया है, इस टाइप की उसको ट्रीटमेंट चल रही है, ये मेडिसिन से उसको एलर्जी है, सारा पता उसको ये मेडिकल हिस्ट्री देख के चल जाएगा। तो बार बार आपको रिपोर्ट कराने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका खर्च बचेगा, आपके ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो पाएगी, डायग्नोसिस अच्छी तरह से हो पाएगा। इसलिए अभी हमने सारे देश में आभा अकाउंट नंबर खोलने का भी एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है। उसका लाभ भी ये हेल्थ मेले में लोग लेंगे और अपनी हेल्थ को सुनिश्चित करेंगे। सर, एक बड़ा प्रश्न जो सबके मन में रहता है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या में कमी के कारण भी है। इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ये जो मैंने अपनी बातचीत के प्रारंभ में ही कहा कि देश में हमें हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है तो डॉक्टर की आवश्यकता होगी, नर्स की आवश्यकता होगी, पैरामेडिक स्टाफ की आवश्यकता होगी, टेक्नीशियन की आवश्यकता होगी, लैब टेक्नीशियन की आवश्यकता होगी। तो उसका कितनी रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम डॉक्टर्स निर्माण कर पा रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए ही हमने मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाई, मेडिकल कॉलेज भी बढ़ाई। 2014 के पहले देश में मेडिकल कॉलेज थी, उससे डबल हो चुकी है। तो मेडिकल कॉलेज की संख्या भी हमने बढ़ा दिया, मेडिकल कॉलेज की सीटें भी हमने बढ़ा दी। वैसे ही क्वालिटी पैरामेडिक स्टाफ मिले, उसके लिए भी हमने नर्सिंग स्टाफ मिले, उसके लिए भी कॉलेज शुरू की और अच्छे स्टैंडर्ड के हमारे हेल्थ एम्प्लॉयज़ मिले। इस दिशा में हमने बहुत अच्छी तरह से काम किया है। सर, एक और स्वास्थ्य चुनौती जो पिछले 2 वर्षों से भी अधिक समय से पूरे विश्व को परेशान कर रही है, यानी कोविड-19। भारत में शीर्ष नेतृत्व द्वारा तत्परता से लिए गए फैसलों और दिशा निर्देशों की वजह से आज हम अपनी समूची वयस्क जनसंख्या के 85% से भी अधिक लोगों को फर्स्ट डोज तथा 97 से भी अधिक % लोगों को दोनों खुराकें दे चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में देश के कई क्षेत्रों में पॉजिटिविटी दर में हल्का इजाफा देखा गया है। आप इस चुनौती को कैसे आंकते हैं और आप इस महामारी के खिलाफ अपनाई गई रणनीति को और इसके खिलाफ भावी रणनीति को कैसे देखते हैं? ये प्रश्न तो बहुत बड़ा है और उसके लिए बात करने के लिए फिर से आपको एक बार मेरे साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने ये साबित कर दिया है कि यहाँ ब्रेन पावर, मैन पावर की कभी कमी नहीं थी और कभी कमी नहीं है। सवाल है उसको प्रोत्साहित करना, उसका उपयोग करना, उसका संयोजन करना। मोदी जी ने यही किया है। यही हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वैक्सीन का रिसर्च भी कर लिया और यही हमारी भारत की कंपनियां हैं, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी कर लिया। तो दुनिया के साथ हम वैक्सीन भी लेके आ गए और आज सारी दुनिया में इंडिया का कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन अभियान, वो दोनों की बहुत डिबेट हो रही है। कई विशेषज्ञ इंडिया में आ रहा है स्टडी करने के लिए कि इंडिया ने कैसे ये करके दिखाया, क्योंकि एक ऐसा समय था जब कोविड महामारी की शुरुआत हुई
तब WHO से लेकर दुनिया की वर्ल्ड की एजेंसियाँ और वर्ल्ड के संस्थाएं वो आकलन करती थी और इंडिया के फिगर के आधार पर दुनिया का फिगर बनेगा ऐसा था, क्योंकि इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन। ये सब इंडिया की एक अलग स्थिति थी, उसको देखते हुए दुनिया आकलन करती थी। आज दुनिया इंडिया की इज्जत कर रही है कि इंडिया ने करके दिखाया। 97.5% फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर हो जाना दुनिया में कहाँ भी इतना नहीं हुआ है जो इंडिया ने करके दिखाया। और ऐसा नहीं, जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव चली वो भी समझने जैसी है। एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को डोज लगना छोटी बात नहीं। एक ऑस्ट्रेलिया जितनी कंट्री हो गई, यूरोप के कई कंट्री इकट्ठा करो तब 2.5 करोड़ होता हो, एक दिन में लगते हैं। ऐसा 38 डेज ऐसे थे और 10 दिन ऐसा था जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा डोज इंडिया में पर डे लगा हो, ऐसे 10 दिन थे। और ऐसे 38 डेज ऐसा था जिसमें 17,000 से अधिक डोज एक दिन में लगा हो। ये इंडिया ने करके दिखाया। आपने कभी न्यूज़ में ऐसा नहीं देखा होगा, क्योंकि जब वैक्सीनेशन होता है तो मैन पावर चाहिए, वैक्सीनेटर चाहिए, बूथ चाहिए, 1 लाख पर डे बूथ, सभी बूथ पर टाइम पे वैक्सीन पहुंच जाना, ये भी कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए पहुंचना। वैक्सीन पहुंच गई, वहाँ वैक्सीनेटर चाहिए, वैक्सीनेटर कर्मचारी भी वहाँ उपस्थित हो, वैक्सीनेटर भी है, वैक्सीन भी पहुँच गई, सिरिंज चाहिए, निडल चाहिए। आपने देश में एक भी ऐसा न्यूज़ नहीं देखा ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी उस वक्त, कि कोई जगह पे कोई वैक्सीनेशन सेंटर पर सिरिंज नहीं पहुंचने से, निडल नहीं पहुंचने से, वैक्सीन नहीं पहुंचने से लोगों को वापस आने की नौबत आई हो। ऐसा नहीं हुआ था। ये इंडिया की सफलता है, ये इंडिया की सक्सेस स्टोरी है अबाउट वैक्सीनेशन। सर, आपदा में अवसर को चरितार्थ करते हुए देश ने आत्मनिर्भरता पर अभूतपूर्व बल दिया है। इसके फलस्वरूप ही सैकड़ों वर्षों में आने वाली आपदा जैसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी हम जीत सके। दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट आदि चिकित्सा क्षेत्र में उपयोगी वस्तुओं की सहज और किफ़ायती उपलब्धता को सरकार आगे भी कैसे सुनिश्चित करे? उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आने वाले दिनों में जो रफ्तार हमने हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म के लिए चालू की है उसको कंटिन्यूस रखना है। और उसको कंटिन्यूस रखने के लिए अभी हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अभी क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ये पेंडेमिक से सीखा कि आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लॉक लेवल पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी क्रिएट करने की आवश्यकता है। तो हमने 64,000 करोड़ रुपीस का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चलाया। उससे क्या होगा, 5 साल में 64,000 रुपया का खर्च करना है। हर डिस्ट्रिक्ट में 100 बेड का एक क्रिटिकल केयर यूनिट बनेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में 125 टाइप का टेस्टिंग हो सके ऐसी अद्यतन लेबोरेटरी बनेगी और हर ब्लॉक को उसके साथ जोड़ा जाएगा। हर ब्लॉक में 25 टाइप के टेस्ट हो सके ऐसी गवर्नमेंट लेबोरेटरी बनेगी। तो गवर्नमेंट चैनल से ही वहाँ कोई ब्लॉक पे गए, 25 टेस्ट निकाला और ज़्यादा टेस्ट निकालने की आवश्यकता है, ज़्यादा खर्च है, वो डिस्ट्रिक्ट में चले गए, डिस्ट्रिक्ट में वो डायग्नोस्टिक हो जाए और उसको डिजिटली चैनलाइज करना। जैसे कि कोई क्षेत्र में कोई न्यू वेरिएंट, कोई पेंडेमिक जैसी स्थिति हो तो डेटा कलेक्शन की आवश्यकता होती है। तो रीजनल स्टेट लेवल पर और रीजनल लेवल पर एक ऐसी डेटाबेस बनेगी, ICMR के इंस्टीट्यूट बनेगी, यहाँ उसका एनालिसिस कंटिन्यूस होता रहे और 5 साल में हर डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ से अधिक खर्च आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन से होगा, जिससे हमारा भविष्य में ऐसी कोई भी पेंडेमिक आए लड़ने के लिए हम सक्षम रहे। भविष्य में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग हो जिसमें हेल्थ एक्सेसिबल भी रहे और हेल्थ अफोर्डेबल भी रहे। सर, चलते चलते केंद्र सरकार ने इमरजेंसी कोविड रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज
प्रथम और द्वितीय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण और विस्तार के लिए फंड्स एलोकेट किए हैं। 2014-15 के परिप्रेक्ष्य में आज देश निरंतर प्रतिवर्ष अपने स्वास्थ्य बजट में भी इजाफा करता जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में परिलक्षित 2025 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 से 3% के व्यय के लक्ष्य को प्राप्त करने से हम कितना दूर हैं? हम ज़्यादा दूर नहीं हैं। हम इस दिशा में बहुत मक्कमता से आगे बढ़ रहे हैं। उसकी परिभाषा बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस को आगे बढ़ाने के लिए केवल बजट, लेकिन बजट क्या होना चाहिए? फॉर एग्जांपल, आपके घर में गंदगी होगी, आपके घर में एक टॉयलेट बन जाने से आपके फैमिली को फ़ायदा होगा, आपको बाहर टॉयलेट नहीं जाना पड़ेगा, तो उससे आपकी हेल्थ के लिए वो अच्छा है। बहन है गांव में और उसको टॉयलेट जाना है बाहर, दिन में उसको टॉयलेट जाने की इच्छा हुई, वो नहीं जा पाती थी और उसको रखना होता था। उस वजह से उसको कई दिक्कतें भी होती थी। घर में शुद्ध पानी मिलना ये भी आवश्यक होता है। घर में हर परिवार को न्यूट्रिएंट फूड मिलना वो भी आवश्यक होता है। तो इस सभी को हमें सिंक्रोनाइज करना होगा कि उसके पीछे सरकार का क्या क्या खर्च होता है। एक खर्च भी एक दृष्टि से हेल्थ के पीछे का ही खर्च माना जाता है। केवल आप ट्रीटमेंट के लिए खर्च करते हो, मेडिसिन के लिए खर्च करते हो, उसको ही केवल हम हेल्थ का बजट माने, ऐसा नहीं है। तो इस दृष्टि से आज भी हम ये सारे सेक्टर को मिला दें तो हमारा बजट ठीक ठीक बढ़ा हुआ है और आने वाले दिनों में हम हमारा जो लक्ष्य है उसको सुनिश्चित करेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।